हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। आज हम क्या करेंगे? आज के दिन यानी कि 2 फरवरी के करंट अफेयर्स करेंगे। क्या आप इनको जानते हैं? अगर जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं जानते तो आप इस वीडियो के बाद इनको डेफिनेटली जान जाएंगे। चलिए आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? योर लिमिटेशन। ये आपकी लिमिटेशन जो भी है वो क्या है? वो आपकी इमेजिनेशन है। मतलब जो आप इमेजिन करेंगे वही आपकी लिमिटेशन है। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे ये काम करना है तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपने इमेजिन ही नहीं किया, आपने ये इमेजिन किया है कि आप उस काम को नहीं कर सकते, तो आप डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने इमेजिन कर लिया कि मैं उस काम को कर सकता हूँ और उसके बाद फुली डेडिकेशन के साथ आप उस काम को करने लगे तो आप वो काम 100% कर पाएंगे। सो अपनी इमेजिनेशन को अच्छा कीजिए एंड ब्रॉड बनाइए, जिससे कि आपकी लिमिटेशन भी, जो आपकी लिमिट है वो बैरियर क्रॉस कर पाए, ठीक है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ऑफिशियल ऐप लॉन्च फॉर यूनियन बजट 2021 एंड 22 इज डेवलप्ड बाय। जो ऑफिशियल ऐप है यूनियन बजट की वो किसके द्वारा डेवलप की गई है? NIC, IIT बॉम्बे, RBI या फिर गूगल? सो करेक्ट आंसर है इसका NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब यूनियन बजट के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है और ये फर्स्ट पेपरलेस बजट भी है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो डेवलप की गई है NIC के द्वारा की गई है अंडर द गाइडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2021-22 FDI लिमिट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 49 टू। केंद्रीय बजट 2021 और 22 के अनुसार बीमा क्षेत्र की जो FDI सीमा थी 41%, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गई है? 54%, 64%, 74% या फिर 84%। सो करेक्ट आंसर है इसका 74%। 2012 में ये 26% थी, जिसको कि बढ़ाकर 2012 में 49% कर दी गई, ठीक है। 2012 में 26% से बढ़ाकर 49% कर दी गई और इस साल 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 74%। जिससे कि फॉरेन जो प्लेयर्स हैं, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर पाएँ, क्योंकि इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये द हिंदू का आर्टिकल है, ये उसके बारे में मैंने ब्रीफ दी है, ठीक है। आप एक बार गो थ्रू प्लीज कीजिए इससे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज टू बी नोटिफाइड एज रेगुलेटर ऑफ प्रपोज स्पोर्ट गोल्ड एक्सचेंज इन यूनियन बजट 2021 एंड 22? निम्नलिखित में से किससे केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तावित स्पोर्ट गोल्ड एक्सचेंज के नियामक के रूप में अधिसूचित किया जाना है? सेबी, RBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अजय त्यागी जी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। चलिए आगे चलते हैं। ये निर्मला सीतारमण जी हैं और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आप इससे गो थ्रू कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पिलर्स द यूनियन बजट 2021-22 हैज? केंद्रीय बजट 2021-22 में कितने स्तंभ हैं? यानी कि केंद्रीय बजट 2021-22 है वो बेसिकली कितने टॉपिक्स को क्लियर करता है, यानी कि कितने टॉपिक्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। पूरा केंद्रीय बजट जितने पिलर्स पर, पूरे केंद्रीय बजट में जितने पिलर्स हैं वो टोटल 6 हैं, ठीक है। वो 6 पिलर कौन से हैं? वो 6 पिलर ये हैं, ठीक है। आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा और ये पूरा बजट इन्हीं 6 पिलर्स पर आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021-22 में, ठीक है, जो बजट है वो क्या बोलता है? वो कंस्ट्रक्टिंग वो कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के को बनाने के बारे में बात करता है? 4, 6, 8 या 12? सो करेक्ट आंसर है 4। बजट 2021-22 जो है भारत में 4 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के निर्माण की बात करता है, ठीक है। ये जो 4 इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे ये PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे और इसमें WHO का भी सहयोग होगा,
ठीक है, और ये 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी बनाए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2021-22 उज्ज्वला स्कीम, जिसके अंतर्गत फ्री एलपीजी गैस प्रोवाइड कराई जाती है, सिलेंडर प्रोवाइड कराए जाते हैं, विल बी एक्सटेंडेड टू कवर हाउ मैनी मोर बेनिफिशरीज। अभी तक कितने बेनिफिशरीज? अभी तक है 8 करोड़ बेनिफिशरीज। ठीक है, इसमें और कितने बेनिफिशरीज को ये फायदा मिलेगा? 10 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़ या 1 करोड़? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़। तो टोटल अब कितने बेनिफिशरीज हो जाएंगे, कितने लाभकर्ता हो जाएंगे? 9 करोड़। ये द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। ठीक है, आप इसको एक बार जरूर गो थ्रू कीजिए। अगला क्वेश्चन है, ऑन February 1, 2021 in which BIMSTEC country military seized power and announced emergency for next 1 year। 1 फरवरी 2021 को कौन से बिम्स्टेक यानी कि BIMSTEC देश की सेना ने शक्ति जब्त कर ली और अगले 1 वर्ष के लिए क्या किया? आपातकाल की घोषणा कर दी। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या थाईलैंड? तो करेक्ट आंसर है इसका म्यांमार। म्यांमार में कल के दिन यानी कि 1 फरवरी के दिन अर्ली मॉर्निंग में वहाँ के जो जनरल थे, ठीक है, मिन ऑन्ग लेंग ने उन्होंने क्या किया? वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी, जिन्होंने कि जो लास्ट ईयर इलेक्शन हुए थे नवंबर में, उसमें बहुमत हासिल किया था, आंग सान सू की, उनको क्या किया? उनको डिटेन कर दिया, यानी कि उनको नज़रबंद कर दिया और वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी अगले 1 साल के लिए। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ की जो कैपिटल है वो है ढाका, अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। म्यांमार की तो अब मैं क्या ही बात करूँ, म्यांमार में केवल हम एक ही चीज़ जानें अभी, म्यांमार की जो कैपिटल है वो यंगून नहीं है, वो पुरानी कैपिटल है। जो अभी कैपिटल है वो है नाई दो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हर किसी का अलग होता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंशिएट करें, मुझे कोई इशू नहीं है। नाई दो। ठीक है, नेपाल की अगर मैं बात करूं, काठमांडू यहाँ की कैपिटल है। केपी शर्मा ओली कौन है? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो हैं विंध्या देवी भंडारी। अगर हम थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं प्रयुत चान ओ चा। ठीक है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रयुत चान ओ चा। अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो क्या आपको इसकी फुल फॉर्म पता है? इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, इसमें टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? इसमें टोटल 7 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो ये म्यांमार को हम नक्शे पर देख लेते हैं। ये भारत का एक पड़ोसी देश है म्यांमार। ठीक है, इसी में क्या हुआ? अभी तख्तापलट हुआ है। ये यहाँ की राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम BIMSTEC की बात करें तो इसमें 7 मेंबर्स आते हैं जिनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप प्लीज़ इससे गो थ्रू कीजिएगा। ये हैं वो जर्नल और ये हैं प्राइम मिनिस्टर और उस पार्टी के नेता जिन्होंने क्या किया था? बहुमत हासिल की थी, आंग सान सू की। और ये आंग सान जी जो कि म्यांमार की आज़ादी में महत्वपूर्ण इनका रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उन्हीं की सबसे छोटी बेटी हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इस नक्शे से अगर हम बात करें कि हम जो BIMSTEC है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, मतलब जो द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो गाइस आपको इंडिया से शुरुआत करनी चाहिए। इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पहला पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, फिर बांग्लादेश, म्यांमार और उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका और यहाँ पर थाईलैंड। ये 7 देश हैं जो कि इसके मेंबर्स हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिनी सार्क भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो 7 देश हैं ये किसी ना किसी तरीके से बे ऑफ बंगाल पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मो जंगल जो मोबाइल ऐप है वो किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर त्रिपुरा? और इसी ऐप के साथ एक और ऐप लॉन्च की गई है, वो है नो योर फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, एक ऐप ये है और एक ऐप क्या है? एक ऐप है मो जंगल। ये दोनों जो ऐप हैं वो उड़ीसा में लॉन्च की गई हैं। उड़ीसा की अगर हम बात कर रहे हैं तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक जी। उड़ीसा की राजधानी क्या है?
उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है और प्रपोज्ड कैपिटल है अमरावती। बट अगर मैं आंध्र प्रदेश की वेबसाइट की बात करूं तो वहाँ की जो कैपिटल है वो है अमरावती। इसके अलावा 2 कैपिटल और हैं, आंसर में इन द कमेंट सेक्शन कि वो 2 कैपिटल कौन कौन सी हैं। ठीक है, अगर मैं आंध्र प्रदेश के सीएम की बात करूं तो आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। अगर हम झारखंड की बात करें, रांची यहाँ की कैपिटल है और झारखंड के जो सीएम है वो हैं हेमंत सोरेन और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर हैं। अगर हम त्रिपुरा की बात करें, बिप्लब कुमार देव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और रमेश बाइस यहाँ के गवर्नर हैं और अगरतला यहाँ की राजधानी है। यह है चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और यह है उनका ट्विटर हैंडल। इसके बारे में जो 2 ऐप हैं, एक है ये मो जंगल और दूसरी है नो योर फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, ये किस लिए है? ये प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट लैंड, जिससे कि ये प्रोवाइड कर पाए इंफॉर्मेशन आम लोगों को रिगार्डिंग अफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट लैंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट इंडियन प्राइवेट एंटिटी टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया वुड बी रिलायंस डिफेंस, भारतीय ग्रुप, टाटा ग्रुप या फिर डसॉल्ट एविएशन। देखिए डसॉल्ट इंडिया की कंपनी नहीं है, ये फ्रेंच कंपनी है, तो ये तो ऑप्शन से वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप भारत में सैन्य विमान बनाने वाली पहली भारतीय निजी इकाई होगी। इससे पहले ये जो भारतीय निजी मतलब भारतीय सैन्य विमान बनाते थे वो कौन बनाता था? वो HAL बनाता था, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1940 में। उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर और आर माधवन इसके चेयरमैन है HAL के। ठीक है, लेकिन ये टाटा ग्रुप जो है वो पहली निजी इकाई होगी जो भारत में सैन्य विमान बनाएगी। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। इन फर्स्ट टाटा बिल्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया एज इट एक्वायर्स IP राइट्स, क्योंकि इसने IP राइट्स क्या कर लिए हैं? एक्वायर कर लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या 4 फरवरी। सो इसका करेक्ट आंसर है 1 फरवरी। अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो गाइस इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ हुए? दिल्ली में। और इसका मोटो क्या है? बी प्रोटेक्ट, हम रक्षा करते हैं, ये इसका मोटो है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की हुई थी, जिससे कि जैसे 26/11 जैसे हमले हैं एक बार हुआ है, उसके अलावा ये दोबारा ना हो पाए। हालांकि इसकी स्थापना 1977 में हो गई थी, बट फिर भी 26/11 का हमला हुआ, लेकिन इन फ्यूचर अब ये हमला ना हो पाए। ठीक है, इसने अपना 45वां रेजिंग डे बनाया था। कब बनाया था? 1 फरवरी 2021 को। आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल? हाल ही में किसने एंटी डोपिंग संदर्भ सामग्री लॉन्च की है? किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह या फिर अमित शाह। सो करेक्ट आंसर है इसका किरण रिजिजू। जो किरण रिजिजू कौन है? किरण रिजिजू जो हैं वो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। अगर रविशंकर प्रसाद की बात करें तो ये मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस तो हैं ही, उसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी हैं और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इन्हीं के यही हैं मिनिस्टर। ठीक है, अगर गिरिराज सिंह की बात करूं तो गिरिराज सिंह किसके मिनिस्टर हैं? गिरिराज सिंह है मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। तो किरण रिजिजू जो कि मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, उन्होंने क्या किया है? हाल ही में एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल लॉन्च किया है। ठीक है, अब आप ये मुझे बताएंगे कि एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल का स्पोर्ट में क्या रोल होगा, यानी कि खेल में क्या रोल होगा। ये द हिंदू का आर्टिकल है, ये इसके बारे में ब्रीफ है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये कैसे बनाया गया, किसने मिलकर बनाया, तो ये दो ने मिलकर बनाया है। एक है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी और दूसरी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? एंटी डोपिंग मटेरियल। ठीक है, रेफरेंस मटेरियल। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली RBI हैज कैंसिल्ड लाइसेंस ऑफ शिवम कोऑपरेटिव बैंक विच इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल में RBI ने शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, वह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर राजस्थान। सो करेक्ट आंसर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये स्थित थी, जिसका कि अभी
लाइसेंस आरबीआई ने क्या किया है, रद्द कर दिया है। अगर हम इन स्टेट की बात कर रहे हैं तो एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और कैपिटल का। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, लखनऊ यहाँ की कैपिटल है और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल जो है एमपी की भी गवर्नर है उत्तर प्रदेश के साथ साथ। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुंबई यहाँ की कैपिटल है और जो यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा के भी गवर्नर हैं। अगर हम बिहार की बात करें, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं, पटना यहाँ की राजधानी है और नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं और जयपुर यहाँ की राजधानी है। तो ये है बिजनेस टाइम्स का आर्टिकल, आरबीआई कैंसिल्स कोल्हापुर शिवम सहकारी बैंक ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल। ये इसके बारे में ब्रीफ है, आप गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानवेंद्र सिंह जी जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है प्रोटेम स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ विच स्टेट। किस राज्य के लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं मानवेंद्र सिंह जी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? सो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ये प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं किसके? लेजिस्लेटिव काउंसिल के। उत्तर प्रदेश के मैं सीएम एंड गवर्नर के बारे में बता चुका हूं, राजस्थान के भी बता चुका हूं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और भोपाल यहाँ की राजधानी है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल यहाँ की शिमला है और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं जयराम ठाकुर और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए, ये है मानवेंद्र सिंह जी और ये है आनंदीबेन पटेल जो कि गवर्नर है किसकी? उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की भी। ये इसके बारे में ब्रीफ है, आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा। अब इनके ओथ लेने के बाद जो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उनके अपर हाउस में 51 मेंबर हैं और बीजेपी के कितने हैं? 32 मेंबर। चलिए, सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।